हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपीएससी के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स में बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखें। एंड इसके बाद जो है कुछ एमसीक्यूज़ भी होगा, जो कि डायरेक्टली 12th क्लास की जो इम्पोर्टेंट साइंस की बुक है उससे लिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी देख सकते हैं। एंड इससे पहले की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब समझते हैं, पहले बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने से पहले समझते हैं कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नो प्लस लॉजी। ठीक है, तो बायो का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी भी हम जीवित जो है जीव जंतु के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि लाइफ है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट। की बायोलॉजिकल सिस्टम या तो ऑर्गेनिज्म या उसके कंपोनेंट का क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम यूजफुल प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजीज बना सके, जैसे कि वैक्सीन्स, इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या फर्मेंटेड फूड। सिंपली क्या मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, कि कुछ हम लिविंग को यूज़ करके, लिविंग बीइंग को यूज़ करके, लिविंग थिंग्स को यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं, कुछ भी ऐसा यूज़फुल टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है, जैसे कि वैक्सीन, जैसे कि इंसुलिन, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये है बायोटेक्नोलॉजी। कोर फील्ड्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का कोर फील्ड समझते हैं। एक तो हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहने का क्या मतलब है? जेनेटिक मीन्स रिलेटेड टू जीन्स, जीन्स से रिलेटेड है। और जीन्स क्या होता है? पार्ट ऑफ डीएनए होता है। अगर ये डीएनए है तो इसका कोई भी पार्ट क्या हो गया, जीन हो गया। ठीक है, इंजीनियरिंग का मतलब मॉडिफिकेशन या डिज़ाइन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, डिज़ाइन कर रहे हैं या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का सिंपल क्या मतलब हो गया, एडिटिंग डीएनए बाय एडिंग बेनिफिशियल जीन और रिमूविंग हार्मफुल वन। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अगर ये डीएनए है और इस डीएनए में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे बेनिफिशियल जीन को डाल रहे हैं और जो हार्मफुल वन है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन सा टेक्निक यूज़ किया जाता है? तो एक तो किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें कि डीएनए को कंबाइन किया जाता है डिफरेंट सोर्सेज से। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब कि कंबाइन किया जा रहा है डीएनए को, हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। और जेनेटिक क्लोनिंग, जेनेटिक क्लोनिंग का क्या मतलब है कि एग्जैक्ट कॉपी बनाना डीएनए का या जीन का। क्लोनिंग का सिंपल क्या मतलब है, डुप्लीकेट, कि एग्जैक्ट उसी का जो है सेम हम क्या कर रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं। प्रोसेस क्या रहेगा, जो एलियन डीएनए है जिसके पास की बेनिफिशियल ट्रेट है, सपोज एक जो है क्या है, एलियन डीएनए है और इसके पास बेनिफिशियल ट्रेट है, तो इसको इंसर्ट किया जाएगा होस्ट डीएनए के, सपोज ये होस्ट है, होस्ट डीएनए के अंदर इसको इंसर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इसको इंसर्ट किया जाएगा तो ये जो होस्ट है ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा डिज़ायर प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन हम चाह रहे हैं, डिज़ायर्ड प्रोटीन, जिसके लिए इस अच्छे वाले ट्रेट के डीएनए को इसमें डाला गया है, वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। और ये जो मॉडिफिकेशन है ये हेरिटेबल है। हेरिटेबल कहने का मतलब क्या है कि ये फ्यूचर जनरेशन तक भी पास होगा। ठीक है, तो ये बेसिक है और अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन दूसरा प्रोसेस क्या होता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप इस चैप्टर को, क्योंकि आपको बाद में कुछ एमसीक्यूज भी मिलेगा, तो अगर आप फोकस के साथ देखेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, यूजिंग बायो रिएक्टर्स, कि बायो रिएक्टर का यूज करके लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है, फर्मेंटेशन और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, अब समझते हैं बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, जीन। अब जीन क्या है, तो जीन इज ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है, डीएनए का कोई भी स्पेसिफिक सेगमेंट है। अगर ये डीएनए है, इसका स्पेसिफिक सेगमेंट क्या हुआ, जो है जीन हुआ। और इस डीएनए में क्या होता है, कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस अ फंक्शनल प्रोडक्ट। तो डीएनए क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। तो वो इंफॉर्मेशन किस लिए यूज़ होता है, ताकि कोई फंक्शनल प्रोडक्ट बनाया जा सके। और बेसिकली डीएनए फंक्शनल प्रोडक्ट क्या बनाएगा, मतलब डीएनए में जो इंफॉर्मेशन रहेगा उसके थ्रू क्या बनेगा, तो यूजुअली प्रोटीन बनेगा या फंक्शनल आरएनए बनेगा। ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए क्या है, लॉन्ग थ्रेड है
अ जीन इज वन मीनिंगफुल पीस ऑफ दैट थ्रेड। तो डीएनए अगर लॉन्ग थ्रेड है तो जीन उसका क्या है, एक मीनिंगफुल पीस है, ठीक है। तो द पीस कंटेन्स इंफॉर्मेशन, और इस पीस में क्या है, इंफॉर्मेशन है, मतलब जीन में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लाइक रिटन इंस्ट्रक्शन और रेसिपी, जिस तरीके से एक रिटन इंस्ट्रक्शन है या रेसिपी है, उसी तरीके से जीन में क्या है, इंफॉर्मेशन है। और इन इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया जाता है फंक्शनल प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। फंक्शनल प्रोडक्ट अगर हम कह रहे हैं, जैसे प्रोटीन बना रहा है, तो फंक्शनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ काम है बॉडी में, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल, ठीक है। तो फंक्शनल प्रोडक्ट यूजुअली क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो कि बॉडी का मोस्टली काम करता है, ठीक है। जैसे कि एंजाइम बनाता है, हार्मोन, स्ट्रक्चर, इम्यूनिटी, ये सब कुछ। एंड देन फंक्शनल आरएनए का क्या काम होता है, फंक्शनल आरएनए वर्क्स डायरेक्टली विदाउट बीइंग प्रोटीन, कि जो डीएनए से जब आरएनए बनता है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली काम करता है, प्रोटीन नहीं बनता है, ठीक है। देन आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, हम प्रोसेस को समझेंगे। तो इन शॉर्ट जीन में क्या है, इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन से प्रोटीन या आरएनए बनता है और फिर उससे बॉडी फंक्शन करता है, सिंपल, ठीक है। अगर हम सिंपली समझना चाहें तो कितना नंबर ऑफ जीन्स है ह्यूमंस में, अप्रॉक्सीमेटली 19,000 to 25,000 जीन्स है अप्रॉक्सीमेटली। अब सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे सेल क्या है। तो सेल क्या है, बेसिक लिविंग यूनिट है। हमने क्या देखा कि सेल से ही मिलकर के सब कुछ बना होता है, दैट्स वाई सेल इज कॉल्ड बेसिक यूनिट, ठीक है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। each cell contains a complete set of genetic instructions। और जैसे हर सेल है, जैसे कि काफ़ी सारे सेल मिलकर के क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बॉडी बनता है, ठीक है। तो ये जो सेल है, हर सेल में अगर यहाँ पे काफ़ी सारे सेल है तो हर सेल में क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। देन अब देखते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। सब सेल के अंदर क्या है, लिविंग सब्सटेंस है। तो इसमें क्या, प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है, एवरीथिंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन दैट इज अलाइव। तो जो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर अलाइव है उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का क्या क्या कंपोनेंट है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जो कि कहाँ होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस। अगर सेल में न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के आउटसाइड क्या देखने के लिए मिलेगा, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, वाटर, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, आयंस और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितना भी लाइफ एक्टिविटीज़ है, जैसे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डिवीजन, ये सब कुछ प्रोटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो अगर एक बार आप स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस, और ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। हम अभी क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियस को देख रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। देन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, गिव मी अ मोमेंट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सब, तो ये क्या है, क्रोमेटीन है। अभी हम क्रोमेटीन को भी डिटेल में पढ़ेंगे। क्रोमेटीन वैसे दो तरीके का होता है, हेटेरोक्रोमेटीन, यूक्रोमेटीन, ठीक है। देन राइबोसोम, न्यूक्लियस के बाहर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, राइबोसोम, और ये सब क्या है, न्यूक्लियर पोर है, ठीक है। और यहाँ पे फिर न्यूक्लियस में हमें न्यूक्लियर इन्वेलप देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। अभी हम डिटेल में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, और ये कंट्रोल करता है जितना भी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ है, ठीक है, और जेनेटिक मटीरियल है, किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसीलिए न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये सारा सेल्यूलर एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहा है, और इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये न्यूक्लियस है तो इसी के अंदर जो है डीएनए है, ठीक है, ये क्रोमेटीन के फॉर्म में। सो इनसाइड द न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये सब कुछ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डबल लेयर्ड होता है, हमने देखा आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, पोरस होता है, और ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है, तो ये सेपरेट कर रहा है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। देन क्रोमेटीन, क्रोमेटीन जो यहाँ हमने देखा, जो ये
ये क्रोमेटिन है, ठीक है। तो क्रोमेटिन क्या है? थिन थ्रेड लाइक मटीरियल इनसाइड न्यूक्लियस। ये क्या है? क्रोमेटिन थिन है, थ्रेड लाइक मटीरियल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, जो किस चीज़ से मिलकर के बना है? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है क्रोमेटिन। देन क्रोमोसोम्स क्या है? तो क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है। तो जैसे अगर ये हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा जो कि कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर है। तो जब ये और कंडेंस कर दिया जाता है, मीन्स इसको छोटा कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है, और कंडेंस फॉर्म में, छोटे फॉर्म में आता है, तो इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। और ये सिर्फ विजिबल होगा क्रोमोसोम कब? सेल डिवीजन के टाइम में। तो याद रखना है क्रोमोसोम कब विजिबल होता है? सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। अब जीन्स क्या है? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जीन अभी हमने देखा कि अगर ये डीएनए है तो इसी का जो है स्मॉल सेगमेंट क्या होगा? ये जो है जीन कहेंगे हम। और ये कहाँ होता है? क्रोमोसोम में लोकेटेड होता है। ये हेरिडिटरी ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल हेरिडिटरी एंड ट्रेट्स, हेरिडिटी को और ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियोलस हमने देखा कि स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो कि राइबोसोम प्रोड्यूस करता है। ये याद रखना है, राइबोसोम को कौन प्रोड्यूस करता है? न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस करता है राइबोसोम को, ठीक है। तो राइबोसोम कहाँ है? यहाँ हम राइबोसोम देख रहे हैं, पर इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस कर रहा है। देन आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आउटसाइड साइटोप्लाज्म में क्या क्या देखते हैं हम? ये तो ये राइबोसोम हमें आउटसाइड न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। राइबोसोम जो कि कहाँ बनता है? राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बनता है। हमने देखा ना कि न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है राइबोसोम। तो राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बन रहा है और फंक्शन कर रहा है साइटोप्लाज्म में, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। तो याद रखना है राइबोसोम कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियोलस में बन रहा है। और ये क्या कर रहा है? फंक्शन कहाँ कर रहा है? साइटोप्लाज्म में कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। देन जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया में कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जैसे कि बैक्टीरिया जो कि वेल डेवलप्ड सेल नहीं है, पहले का प्रिमिटिव सेल है, वो उसमें क्या है? वो नो ट्रू न्यूक्लियस, वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। और डीएनए फ्रीली कहाँ रहता है? साइटोप्लाज्म में, या न्यूक्लियोइड रीजन होता है, कहीं भी होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर न्यूक्लियस देखने के लिए नहीं मिलता है। जो न्यूक्लियस पेरीफेरी सेंटर में है, इस टाइप से नहीं होता है, ठीक है। देन यूकैरियोटिक सेल में हम देखते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और डीएनए कहाँ पे रहता है? इनक्लोज्ड इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फिर हमें डीएनए देखने के लिए मिलता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में जो हमने देखा, और वो कंडेंस्ड फॉर्म में हम उसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। देन अब समझते हैं जीन्स कितने तरह का हो सकता है। तो एक तो हो सकता है स्ट्रक्चरल जीन, दूसरा रेगुलेटरी जीन्स, ठीक है, तीसरा नॉन कोडिंग जीन्स। अब समझते हैं सिंपली क्या है स्ट्रक्चरल जीन्स। क्या है? ऐसे जीन जो क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं, कोड फॉर प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स। इनके पास इंस्ट्रक्शन किसके लिए होता है? कि प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स हुए ये। देन रेगुलेटरी जीन्स कौन से जीन्स हैं? जो कि कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स को, ठीक है। स्विच जीन्स ऑन और ऑफ, मतलब ये ऐसे जीन्स हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं, ये अदर जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किसके पास क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या होना चाहिए, स्विच ऑन और स्विच ऑफ ये कर रहे हैं, ठीक है। स्विच जीन्स ऑन और ऑफ, तो ये रेगुलेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स, याद रखना है। और स्ट्रक्चरल जीन्स ये कोड किसके लिए होते हैं? प्रोटीन के लिए, कि प्रोटीन बनाने का जितना भी इंस्ट्रक्शन वगैरह होता है किसके पास होता है? स्ट्रक्चरल जीन्स के पास। देन नॉन कोडिंग जीन्स, नॉन कोडिंग जीन्स का सिंपली ये मतलब है कि ये कोड नहीं होते हैं प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। मतलब कि ये प्रोटीन नहीं बनाएंगे, और ये प्रोड्यूस करते हैं फंक्शनल आरएनएज, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआईआरएनए, ठीक है। ये इन्वॉल्व होते हैं कहाँ? रेगुलेशन के लिए। तो याद रखना है नॉन कोडिंग जीन्स का मतलब है ये प्रोटीन नहीं बना रहे हैं, डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। ये डिफरेंस है, तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही आपको बता रही हूँ ताकि चीज़ें जो है समझ में आए। देन अब देखते हैं डीएनए के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर तो बिल्कुल बेसिक है, तो ये तो पता होना ही चाहिए। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक का क्या मतलब है? रेफर्स टू न्यूक्लियस, एंड राइबोज क्या है? शुगर है, ठीक है। डीएनए में जो शुगर पाया जाता है राइबोज।
तो ये क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है इसमें, ठीक है। तो डीएनए क्या है, हमने ऑलरेडी देखा कि जेनेटिक मटेरियल है ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का और काफ़ी सारे वायरसेस का भी। तो डीएनए क्या है, एक तरीके से इंस्ट्रक्शन देता है सेल को, और इसमें इंफॉर्मेशन होता है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, फंक्शन, बिहेवियर ऑफ द सेल, सारा इंफॉर्मेशन कहाँ होता है, डीएनए में। ये कंट्रोल करता है डेवलपमेंट, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डीएनए आर जीन्स। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है, उसी तरीके से डीएनए का फंक्शनल यूनिट जो है, छोटा सा यूनिट क्या है, जीन है। मतलब क्या है कि अगर ये डीएनए है तो उसका छोटा सा यूनिट जीन है। इस बात को याद रखना, ये डीएनए है, इसका छोटा यूनिट क्या हुआ, तो इसका छोटा यूनिट हुआ जीन्स, ठीक है। ईच जीन कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन, और जितना भी जीन है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड होता है, ठीक है, जो कि बाद में डिसाइड करता है ट्रेट की हाइट क्या होगा, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ठीक है, कि इंसान किस तरीके का दिखेगा या कैसे फंक्शन करेगा। तो अब समझते हैं क्रोमेटिन मटेरियल को, हमने ऑलरेडी देख लिया, पर समझते हैं इसको कि डीएनए क्या है, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो डीएनए इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, एक्सट्रीमली लॉन्ग, और न्यूक्लियस तो छोटा है, ठीक है। तो इसमें कैसे जो है डीएनए आ पाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो जब नॉन डिवाइडिंग सेल, मतलब सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा है, तो डीएनए कैसे एग्जिस्ट करता है, एज ए क्रोमेटिन। हमने देखा था यहाँ पे किस तरीके से जो है डीएनए है प्रेजेंट, तो डीएनए क्रोमेटिन के तरह यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे प्रेजेंट है, क्रोमेटिन की तरह, ठीक है। सो डीएनए कैसे प्रेजेंट है, क्रोमेटिन की तरह। क्रोमेटिन कैसा होता है, थिन थ्रेड लाइक लूजली अरेंज्ड होता है, और जो कि अलाउ करता है अलाउ करता है जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। तो जब नॉन डिवाइडिंग सेल होता है तो डीएनए किस तरीके से रहता है, क्रोमेटिन के तरीके से रहता है, ठीक है। और जब डिवाइडिंग सेल होता है तो हम क्या देखते हैं कि क्रोमेटिन जो है और भी ज़्यादा कंडेंस्ड होकर के क्या बनता है, क्रोमोजोम बनता है, ठीक है। तो बिफोर सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होने से पहले क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम बनाता है, जो कि शॉर्ट, थिक और टाइटली पैक्ड हो जाता है। जो है अगर हम कह रहे हैं कंडेंस का क्या मतलब है, कंडेंस टाइटली पैक हो गया, ठीक है। तो पर्पस क्या है, आखिर कंडेंस होता क्यों है डिवीजन के टाइम पे, तो इसलिए होता है ताकि डीएनए डैमेज ना हो, इंटेंगलमेंट ना हो डीएनए में, और इक्वल और एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन हो सके जो भी इंफॉर्मेशन है डॉटर सेल के पास। तो रोल क्या है सेल डिवीजन में, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है, ये इनिशिएट और रेगुलेट करता है सेल डिवीजन को। डीएनए फिर क्या करता है, रेप्लिकेट करता है इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, और जो है इंश्योर इच न्यू सेल रिसीव्स आइडेंटिकल जेनेटिक मटीरियल। तो जो भी जितना भी सेल है, हर नए सेल को आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल मिल पाए, तो इससे क्या होगा, रिजल्ट वन पेरेंट सेल इज क्या होगा, फिर टू जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल फिर बनेगा, ठीक है। तो वन पेरेंट सेल से क्या होगा, टू जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल्स बनेगा। अब डीएनए का हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर देखा कि ये क्या है, इस तरीके से डबल हेलिक्स जो है डीएनए का होता है, मेड ऑफ टू एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। तो इस तरीके से दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स, और आरएनए में एक ही इस तरीके का हमें स्ट्रैंड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और हर स्ट्रैंड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो अब देखते हैं जो नाइट्रोजिनस बेसिस है, तो यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसिस हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे एडिनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। तो हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, थाइमीन, साइटोसिन, एडिनिन और गुआनिन। एक चीज़ ध्यान रखना है कि आरएनए में थाइमीन नहीं है, क्या है, यूरेसिल है, ठीक है। साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन है, लेकिन थाइमिन नहीं है, यहाँ पे यूरेसिल है, एक ये बात ध्यान रखना है। तो बेस पेयरिंग कैसे होता है, वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू बेस पेयरिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें थाइमिन किसके साथ पेयर कर रहा है, एडिनिन पेयर्स विथ थाइमिन। तो जो एडिनिन है ये, ठीक है, ये पेयर कर रहा है थाइमिन के साथ। यहाँ देखने के लिए मिल रहा है आपको कि ये एडिनिन है, ये पेयर कर रहा है किसके साथ, थाइमिन के साथ, ठीक है। हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा कि एडिनिन और थाइमिन पेयर कर रहा है, एडिनिन और थाइमिन पेयर कर रहा है, ठीक है। देन साइटोसिन और गुआनिन, ठीक है। तो ये जो गुआनिन है ग्रीन कलर में देखने के लिए मिल रहा है आपको, जो ये गुआनिन, ठीक है, और साइटोसिन ब्लू में, तो ये साइटोसिन और ये गुआनिन, ये दोनों पेयर करता है। तो याद रखना है AT
जी सी जी, ठीक है, AT C G या GC याद रखना है, एडेनिन थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ बेस सीक्वेंस, तो बेस सीक्वेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो सीक्वेंस ऑफ बेसिस इनकोड्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो जो ये सीक्वेंस है ना बेसिस का, तो इसी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है और इसी से क्या हो पाता है, एक्यूरेट रेप्लिकेशन हो पाता है डीएनए का। तो इन बेस पेयर में क्या होता है, इन बेसिस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोड होता है, ठीक है। अब क्रोमोसोम के बारे में हमने अच्छे से देख लिया कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, ये रॉड शेप होता है, विजिबल कब होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे। ये कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस में मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में। इसमें क्या है, क्रोमोसोम क्या है, कैरी जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी ट्रेट्स, तो जो भी हेरिडिटरी ट्रेट्स है जो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, कैरी करता है, कैरी जीन्स, वैसे जीन्स को कैरी करता है जो कि हेरिडिटरी ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम का नंबर कितना कौन से स्पीसीज में होता है, तो ये इस हर स्पीसीज का स्पेसिफिक क्रोमोसोम का नंबर हो सकता है। अब ह्यूमन सेल्स और जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में समझते हैं, तो हम जान रहे हैं कि ह्यूमन सेल्स किससे बना हुआ है, ह्यूमन बना हुआ है किससे, सेल्स से मिलकर के ह्यूमन बना हुआ है, और सेल्स में क्या है, डीएनए है, ठीक है, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है एक सेल से नेक्स्ट सेल में। हम काफ़ी बार देख चुके हैं, क्योंकि ये बेसिक है तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। फिर डीएनए हमने देखा कि ये क्रोमेटीन के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनता है सेल डिवीजन के टाइम पे, और सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए रेप्लिकेट होता है टू इंश्योर आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन टू पासेस टू डॉटर सेल, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेट क्यों होता है, ताकि आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन सारे डॉटर सेल्स को मिल सके। और जब सेल डिवीजन होता है तो बोथ डॉटर सेल्स रिसीव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो जितना क्या है, दोनों डॉटर सेल को क्या मिलेगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेगा एज द पेरेंट सेल टू मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी। तो जब सेल डिवीजन होगा तो डॉटर सेल को क्या मिलेगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है, एज द पेरेंट सेल। क्यों, ताकि जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। और डीएनए क्या करता है, डिटरमाइन करता है स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए क्रोमोसोम हर स्पीसीज का स्पेसिफिक अलग हो सकता है। जैसे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स है, मतलब 23 पेयर्स में, ठीक है, जोड़े में बात करें तो 23 और ऐसे 46 क्रोमोसोम हैं। 22 पेयर्स इसमें ऑटोजोम्स है, ऑटोजोम्स कहने का मतलब वैसे क्रोमोसोम जो कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स है, और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है जो कि डिटरमाइन करेगा कि कौन सा सेक्स होने वाला है, मेल या फीमेल, ठीक है। देन अब हमने क्रोमोसोम और सेल डिवीजन, हमने क्रोमोसोम्स के डिटेल्स को हम जान चुके हैं, अब समझते हैं सेल डिवीजन को, ठीक है। तो हमने देखा कि क्रोमोसोम एग्जिस्ट करता है पेयर में, ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर, 23 पेयर्स। डिप्लॉइड जो 2n सेल्स है, डिप्लॉइड सेल्स कौन से सेल्स है, जिसमें कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, जैसे कि 46 ह्यूमंस में, तो ये डिप्लॉइड सेल हो गया 2n सेल। और हैप्लॉइड सेल्स जिसमें कि सिर्फ ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, 23 इन ह्यूमंस, जो कि सिर्फ एक सेट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि गैमेट्स, स्पर्म या एग वगैरह क्या है, इसमें हमें देखने के लिए मिलता है सिर्फ ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो सेल डिवीजन क्या है, एसेंशियल है, किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हम जान चुके हैं। तो अब सेल डिवीजन किस तरीके का हो सकता है, 2 तरीके का हो सकता है, एक तो माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। माइटोसिस किस लिए, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ करने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, तब होगा माइटोसिस सेल डिवीजन। और ये माइटोसिस सेल डिवीजन डिप्लॉयड सेल 2n सेल जो है प्रोड्यूस करेगा। मतलब क्या होगा कि क्रोमोसोम का जो नंबर है उतना ही नंबर रहेगा, 2n का 2n रहेगा, ठीक है। और डॉटर सेल के पास सेम डीएनए जाएगा एज ए पेरेंट सेल, मतलब जो भी डॉटर सेल है उसके पास वही जो है डीएनए जाएगा जो सेम पेरेंट सेल के पास है, ठीक है। तो ये किस में होगा, ये जो है माइटोसिस वाला प्रोसेस कहाँ पे होता है, सोमैटिक यानी बॉडी सेल्स में होता है, ठीक है। और जो मियोसिस होता है ये किस लिए होता है, मियोसिस सेल डिवीजन स्पेशली रिप्रोडक्शन के लिए होगा, ठीक है। ये हैप्लॉइड सेल मतलब एन सेल गैमेट्स जो है प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म या एग में क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है, एन सेल्स। तो डॉटर सेल्स के पास क्या जाएगा, जो भी नेक्स्ट क्या है सेल है, डॉटर सेल है, उसके पास
डीएनए का जो पेरेंट सेल का हाफ ऑफ द डीएनए जाएगा, ठीक है। अगर 2n है तो n जो है डॉटर सेल को पास ऑन होगा, ठीक है। तो ये किस में होता है हमने देखा, ये बेसिकली टेस्टिस या ओवरीज के केस में होता है मियोसिस। रिप्रोडक्शन के केस में कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन कब होता है, रिप्रोडक्शन के केस में। और माइटोसिस सेल डिवीजन कब होता है, तो सोमैटिक सेल्स है, ये बॉडी सेल्स है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ग्रोथ और रिपेयर के लिए माइटोसिस और रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस होगा, जिसमें कि क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स बनता है, यानी कि हैप्लॉइड एंड गैमेट्स प्रोड्यूस यहाँ पे होता है। और माइटोसिस में डिप्लॉइड, मतलब 2n का 2n जाएगा। अगर पेरेंट सेल के पास 2n है तो 2n ही डॉटर सेल के पास इंफॉर्मेशन जा रहा है। और यहाँ पे मियोसिस के केस में, ठीक है, जो कि क्या डिटरमाइन करेगा, स्पर्म या एग, ठीक है। इसके लिए तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर पेरेंट के पास 2n है तो यहाँ पे जो डॉटर सेल है उसके पास ये n ही जाएगा, ठीक है। बेसिकली 23 फादर से 23 मदर से आएगा, ठीक है। तो मियोसिस के टाइम पे, रिप्रोडक्शन के टाइम पे तो ये होता है, ठीक है, ये वाला प्रोसेस। यहाँ पे आप माइटोसिस और मियोसिस का जो है प्रोसेस देख सकते हैं। माइटोसिस के केस में क्या हो रहा है, 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या बनता है, 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल, जिससे कि फिर 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल। मतलब कि जो मियोसिस वाला प्रोसेस है इसमें हैप्लॉयड सेल होगा और इसमें डिप्लॉयड सेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एट द कंसेप्शन ऑफ स्पर्म एंड एग कंबाइन। तो जब स्पर्म और एग कॉन्सेप्शन के टाइम पे कंबाइन होता है तो एग फ्रॉम द मदर कंटेनिंग 23 क्रोमोजोम। तो अगर मदर से जो एग आ रहा है उसमें कितना क्रोमोजोम रहेगा, हमने देखा कि इसमें हैप्लॉइड एन सेल होगा, मतलब 23 क्रोमोजोम इसमें होगा, ठीक है। और जो स्पर्म आ रहा है, स्पर्म फ्रॉम द फादर, इसमें 23 क्रोमोजोम होगा। जो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा ये यहाँ पे क्या होगा, 46 जो है फर्टिलाइज्ड एग होगा। फर्टिलाइज्ड एग में क्या होगा, 46 क्रोमोजोम आ जाएगा, फ्रॉम विच ऑल बेबी सेल अराइज। और फिर इसी 46 जो यहाँ फादर और मदर से 23 आया यहाँ पे, मतलब हैप्लॉइड सेल से जो बना, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बना, 46 बना। और इन्हीं 46 से फिर पूरा का पूरा बेबी सेल अराइज होगा, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखना है। तो माइटोसिस पूरा बॉडी के सेल डिवीजन के टाइम पे, बॉडी के लिए कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस। और मियोसिस कब होगा, तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम पूरा कवर कर चुके हैं। देन अब नेक्स्ट देखते हैं डीएनए पैकेजिंग क्या होता है। तो डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन टू फॉर्म न्यूक्लियोसम। तो जब न्यूक्लियोसम बनाने के लिए हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है, तो डीएनए उसके अराउंड क्या होगा, रैप हो जाएगा, ठीक है। डीएनए इसके अंदर पूरा रैप हो जाएगा, विच ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमेटिन, जो फिर कैसे क्रोमेटिन के रूप में ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। बिफोर सेल डिवीजन क्रोमेटिन फिर कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनेगा। तो ये डीएनए एक तरीके से क्या हो रहा है, डीएनए का पैकेजिंग हो रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस को हम देख चुके हैं बार बार से, ठीक है, कि ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए का हेलिक्स। फिर इसके बाद क्या बन रहा है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके रैप किया, देन यहाँ न्यूक्लियोसम बना, ठीक है, न्यूक्लियोसम। देन बनता है क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन से भी फिर कंडेंस होके बनता है क्रोमोसोम। तो ये हमने ऑलरेडी इसको हम देख चुके हैं। देन डीएनए इंफॉर्मेशन क्यों है, वाई इज द डीएनए इज इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डीएनए क्या है, स्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, डबल स्टैंडर्ड है, तो लेस प्रोन टू म्यूटेशन, यहाँ म्यूटेशन होने का कम चांस है। देन लॉन्ग टर्म स्टोरेज कर सकता है, डीएनए परसिस्ट करेगा, अक्रॉस जनरेशन पास आउट होगा, पास ऑन होगा। देन इफिशिएंट रेप्लिकेशन, प्रॉपरली रेप्लिकेट कर पाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो पाएगा सही से, जिससे कि एक्यूरेसी बढ़ेगा। और एरर करेक्शन, तो अगर कोई एरर हो गया तो उसको करेक्ट कर पाएगा, ठीक है। प्रूफ रीडिंग या प्रिपेयर मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। वाई मस्ट अ सेल प्रोड्यूस, अब सेल को प्रोड्यूस क्यों करना चाहिए, रिप्रोड्यूस क्यों करना चाहिए, सेल रिप्रोड्यूस आखिर क्यों करता है, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, सर्वाइवल के लिए, ठीक है। वॉट मस्ट पास टू द डॉटर सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे डॉटर सेल के पास क्या जाना चाहिए, तो यहाँ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, ठीक है।
और जो है व्हाट कैरीज दिस इंफॉर्मेशन, अब ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाएगा इसको कैरी कौन करता है, डीएनए करता है। तो क्या डीएनए हर सेल में है, हाँ हर सेल में डीएनए का क्या है, डीएनए हैज़ अ कंप्लीट डीएनए सेट, ठीक है। अब डीएनए कहाँ लोकेटेड है, हमने देख लिया कि हाँ डीएनए फिर कहाँ है, न्यूक्लियस में है डीएनए, ठीक है। अब डीएनए को कंडेंसेशन क्यों चाहिए, डीएनए बहुत लंबा है, न्यूक्लियस जो है छोटा है, ठीक है। तो डीएनए के साथ क्या होता है, सेल डिवीजन के पहले डीएनए कंडेंस हो जाता है टू फिट एंड डिस्ट्रीब्यूट सेफली, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है डीएनए का, डबल हेलिक्स, तो ये हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आरएनए के बारे में, ठीक है। आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड है। तो आरएनए में जिस तरीके से डीएनए में हम देखते हैं कि डबल स्ट्रैंड है, डबल हेलिक्स है, आरएनए हमें सिंगल स्ट्रैंड देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और इसमें आरएनए किस चीज़ के लिए मेनली इन्वॉल्व होता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है और जीन रेगुलेशन में, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलता है, आरएनए न्यूक्लियस में मिलता है, ठीक है। फाउंड इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब मिलता है, ठीक है। जैसे कि डीएनए से क्या बनता है, फिर आरएनए बनता है, ठीक है। एंड साइटोप्लाज्म कहाँ कहाँ मिलता है, तो न्यूक्लियस में मिलता है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, और साइटोप्लाज्म में मिलता है ट्रांसलेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के टाइम में क्या होता है कि प्रोटीन बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। पहले क्या है, डीएनए है, डीएनए से कन्वर्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से फिर ट्रांसलेशन होता है, फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो आरएनए का लोकेशन कहाँ कहाँ हुआ, न्यूक्लियस में पाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ट्रांसलेशन के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और डीएनए अगर हम देखें तो डीएनए के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं कि प्राइमरीली तो न्यूक्लियस में मिलता है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस में मिलता है डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है और प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में ही है, उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में, या जो न्यूक्लियस में तो है ही यूकैरियोटिक सेल्स के, देन माइटोकॉन्ड्रिया में भी है और क्लोरोप्लास्ट में भी है, ठीक है, प्लांट के। और प्रोकैरियोट्स में हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, न्यूक्लियोइड रीजन होता है, ठीक है, एंड प्लाज्मिड्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोट्स है उसका तो प्रॉपर इस तरीके से सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, ये बेसिकली यूकैरियोट सेल में होता है। तो इस तरीके से कहीं भी जो है ये प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियोइड रीजन में मिलता है एंड प्लाज्मिड में, ठीक है। सो अब समझते हैं डिफरेंसेस फ्रॉम द डीएनए। अब डीएनए से फ़र्क क्या है, आरएनए अलग क्यों है, तो सबसे पहले शुगर का फ़र्क है कि यहाँ पे राइबोज शुगर है, ठीक है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबोज, और यहाँ पे राइबोज है। तो राइबोज बेसिकली क्या है, पेंटोज शुगर है, जो कि आरएनए में होता है, ठीक है। वाइल जो डीऑक्सीराइबोज है ये भी पेंटोज शुगर है, जो कि डीएनए में होता है। और डीऑक्सी का मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम जो है एट द 2 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ एक ऑक्सीजन एटम जो है कम होता है एट द 2 कार्बन, ठीक है। तो कार्बन 2 पे एक ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए डीऑक्सी कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, लैकिंग 1 ऑक्सीजन एटम एट 2 कार्बन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि डीऑक्सी का मतलब बेसिकली कि यहाँ पे ऑक्सीजन का लैकिंग है, और यहाँ पे राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन आरएनए, ठीक है। समझ में आ गया डीऑक्सी का क्या मतलब है, कि एक ऑक्सीजन एटम लैक कर रहा है, कम है। सो अब देखते हैं जो नाइट्रोजन का बेस जो होता है, नाइट्रोजीनियस बेस, तो क्या क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि डीएनए में क्या है, थाइमीन है, पर यहाँ पे यूरासिल मिलेगा। इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है कि आरएनए में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं, इंस्टेड कि थाइमीन यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे होगा यूरासिल, ठीक है। स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा, और नाइट्रोजिनस बेसिस जो है, अब नाइट्रोजिनस बेसिस क्या है, हमने कहा नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस बेसिस इन आरएनए, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि जिसमें कि नाइट्रोजन है। क्या मतलब है कि कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें क्या है, नाइट्रोजन है, यही हो गया नाइट्रोजिनस बेसिस। तो नाइट्रोजिनस बेसिस यहाँ पे क्या क्या है, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, ठीक है, जो कि हमने देखा था यहाँ पे थाइमिन, ठीक है। एडिनिन किससे पेयर कर रहा था, थाइमिन से, ठीक है, और गुआनिन साइटोसिन से। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो
आरएनए है, इसमें क्या है, थाइमिन नहीं है बल्कि यूरैसिल है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि आरएनए कितने तरीके का हो सकता है। एक हुआ मैसेंजर आरएनए, देन आरआरएनए, देन टीआरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का क्या काम है, ये कैरी करता है जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो मैसेंजर आरएनए का काम है कि डीएनए से जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिल रहा है ये पहुंचाएगा किसको, राइबोसोम को, ताकि अब फर्दर प्रोटीन बन सके। ठीक है, हमने ऑलरेडी समझा कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है बॉडी के फंक्शन के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए। ठीक है, देन जो राइबोसोमल आरएनए है तो इसका क्या काम है, तो राइबोसोमल आरएनए जो है ये बनाता है राइबोसोम्स। ठीक है, और ये हेल्प करता है इन प्रोटीन असेंबली, ये भी इंफॉर्मेशन को रीड करता है एमआरएनए का। और जो टीआरएनए होता है ये ट्रांसफर करता है एमिनो एसिड्स, राइबोसोम तक ये एमिनो एसिड्स को पहुंचाता है। ठीक है, ताकि प्रॉपर करेक्ट प्रोटीन फॉर्मेशन हो सके। तो टीआरएनए को याद रखना, इसका रिलेशन एमिनो एसिड से है। एमआरएनए ये बेसिकली मैसेंजर आरएनए है और ये मैसेज पहुंचा रहा है ठीक है राइबोसोम को, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस जो है प्रॉपर हो सके। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें। एंड राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, ये क्या बनाता है, फॉर्म्स राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है। तो अब समझते हैं प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेंट्रल डॉग्मा। तो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। और ये किसने प्रपोज किया था, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। सो क्या बनेगा, पहले डीएनए देन आरएनए, मीन्स डीएनए तो ऑलरेडी है ही, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो प्रोसेस अगर हम देखें क्या क्या प्रोसेस आएगा इसमें, तो डीएनए पहले रेप्लिकेट होगा, अपना डुप्लीकेट बनाएगा, रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, देन डीएनए मेक्स एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ, जो कि हमने बात करी कि ये अपना ही बिल्कुल अपने तरह सेम आइडेंटिकल कॉपी बनाएगा, और ये सेल डिवीजन से पहले होगा। तो ये ऐसा क्यों करता है, ताकि जो है जेनेटिक कंटिन्यूटी बना रहे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वही जेनेटिक कंटिन्यूटी पास हो सके। ठीक है, जेनेटिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो पास हो सके। देन ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब डीएनए है, डीएनए से बनना है आरएनए। ठीक है, तो ये कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा, यूकैरियोट्स में। तो जितने भी यूकैरियोट्स हैं तो वहाँ हमें पता है कि न्यूक्लियस में जो है डीएनए होता है, तो वहाँ होगा ये सारा प्रोसेस। और यहाँ कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। और आरएनए पॉलीमरेज फिर क्या करेगा, ट्रांसक्राइब्स डीएनए इनटू एमआरएनए। अब बनेगा यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा। प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन की। डीएनए से क्या बन रहा है, mRNA। ठीक है, प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। देन ट्रांसलेशन होगा। अब जो ये mRNA बन चुका है, mRNA से अब प्रोटीन बनेगा। ये राइबोसोम्स में होता है। ठीक है, राइबोसोम्स कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है, तो ये राइबोसोम्स में होता है। राइबोसोम रीड करेगा mRNA को, ताकि फिर क्या कर सके, प्रोटीन बना सके। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो राइबोसोम का काम क्या है कि ये एमआरएनए को रीड कर लिया, जो जैसे डीएनए से एमआरएनए बना, यहाँ पे एमआरएनए के पास मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, और इसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन को राइबोसोम रीड करेगा और फिर प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी देख लिया कि एमआरएनए क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा कोड, टीआरएनए एमिनो एसिड लेकर के आएगा, और एमिनो एसिड ज्वाइन टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब प्रोटीन बनेगा। ठीक है, सिंपल इस चीज़ को समझ लेना है। डीएनए का काम क्या है, स्टोरेज का, आरएनए मैसेंजर है, और प्रोटीन बनेगा जो कि फंक्शन करेगा। ये लाइफ का सेंट्रल डॉग्मा है, ये होता है, इसीलिए लाइफ चल पा रहा है। ठीक है, तो अब जो है आरएनए क्यों बनेगा, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों होता है, तो आरएनए क्या है, मोर फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और इसको फोल्ड किया जा सकता है डिफरेंट शेप्स में, ताकि डाइवर्स फंक्शन किया जा सके, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इसको फोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, डिफरेंट शेप्स में। और यहाँ पे प्रोटीन का प्रोडक्शन भी फास्टर होता है। ठीक है, नो नीड फॉर अनवाइंडिंग लाइक डीएनए, यहाँ पे ऐसे डीएनए की तरह कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होगा, इसीलिए इसका सिंगल स्ट्रैंड भी है, फास्टर क्या होगा, प्रोटीन प्रोडक्शन होगा, और डिग्रेड भी इजीली होगा। ठीक है, तो इससे जो है जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना आसान होगा। ठीक है, देन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्यों है, इससे फास्टर रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, जैसे कि कुछ वायरसेस है, जैसे कि कोविड-19। ठीक है,
तो इस केस में हम क्या देखते हैं, आरएनए था तो इससे क्या हो रहा है, फास्टर रेप्लिकेशन हो पा रहा था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा था, हम देख पा रहे थे कोविड-19 फैल रहा था, क्योंकि ये कैसा वायरस था, आरएनए वायरस था। तो मैनी वायरसेस यूज आरएनए इंस्टेड ऑफ डीएनए। तो काफ़ी सारे वायरसेस क्या करते हैं, जैसे जनरली हम देखते हैं कि डीएनए से आरएनए फिर प्रोटीन बनता है, तो कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि आरएनए को ही यूज़ करते हैं डीएनए के बजाय। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है रैपिड एवोल्यूशन हो पाता है और एडेप्टेशन रैपिड हो पाता है। ठीक है, जैसे कि सिंपली आरएनए से क्या होता है, आरएनए क्या है, मैसेंजर है प्लस हेल्पर है, तो डायरेक्टली फिर क्या होता है, आगे का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। और कुछ वायरस ऐसे हैं जो कि जैसे कि आरएनए से वो डीएनए नहीं बनते, आरएनए से ही फिर वो रेप्लिकेट कर जाते हैं और फिर जो है प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। तो अब देखते हैं, अब इस चीज़ को हम बाद में और भी ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि प्रोटीन क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों प्रोटीन बन रहा है, क्योंकि जितना भी काम है बॉडी में कौन कर रहा है, प्रोटीन ही कर रहा है। डाइजेशन में, मूवमेंट में, ग्रोथ में, इम्यूनिटी में, मेटाबॉलिज्म में, तो प्रोटीन तो बनना ही है। ठीक है, सिंपली क्या है, प्रोटीन जो है वर्कर्स ऑफ द सेल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ठीक है, ये सेंट्रल डॉगमा है, बेसिकली ऐसा ही होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे हमने देखा कि डीएनए से आरएनए बना, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। अब इसका अगर उल्टा हो जाए कि आरएनए से फिर डीएनए बन जाए, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ठीक है, तो ये किस में देखने के लिए मिलता है, रेट्रोवायरसेस में। ये रेट्रोवायरसेस में जैसे कि एचआईवी, इसमें देखने के लिए मिलेगा। और इसमें फिर एंजाइम कौन सा काम करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, ये जो है एक्सेप्शन हो गया सेंट्रल डॉगमा का। अब पीवाईक्यू भी पूछा गया था और वायरस भी एक एक्सेप्शन ही है। ठीक है, ये इस तरीके से काम नहीं करता है। सो अब समझते हैं वायरसेस के बारे में कि वायरस को ऐसा क्यों माना जाता है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है, ये बॉर्डर लाइन पे है। क्यों, क्योंकि इनका कैरेक्टरिस्टिक दोनों के जैसा है। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों। तो ऐसा क्यों है, वाई वायरसेस आर कंसिडर्ड लिविंग, क्यों मानते हैं कि वायरसेस लिविंग है, क्योंकि इनके पास भी क्या है, दे हैव डीएनए और आरएनए। जैसे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें डीएनए और आरएनए मिलेगा ही, तो इनके पास भी डीएनए और आरएनए है। ठीक है, देन रिप्रोडक्शन ये करते हैं, लेकिन होस्ट सेल के अंदर, ये अपने आप नहीं कर सकते। इसको ये अगर बाहर है तो ये इनएक्टिव है, और जैसे ही अगर इसको कोई एक सेल मिल गया, कोई होस्ट मिल गया, तो फिर उसके अंदर जाकर के ये रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, दे मल्टीप्लाई बाय हाईजैकिंग अ होस्ट सेल्स मशीनरी। अब ये क्या करे, इसी सेल के अंदर गया, इस सेल के जितनी भी चीज है सबको हाईजैक करके ये खुद जो है मल्टीप्लाई करने लग गया। ठीक है, अकेले ये कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन होस्ट सेल मिल रहा है तो इसका पावर बढ़ जा रहा है और ये एक तरीके से लिविंग की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो एवोल्यूशन अगर देखें तो दे म्यूटेट एंड इवॉल्व ओवर टाइम। ठीक है, तो ये कैसे इवॉल्व होते रहते हैं, म्यूटेट होते हैं, इवॉल्व होते हैं ओवर टाइम। अब हमने ये देख लिया कि ठीक है लिविंग क्यों है, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा इनके पास जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं होस्ट सेल के अंदर। अब हम समझते हैं कि वायरसेस को नॉन लिविंग क्यों माना जा रहा है, क्योंकि इनका कोई प्रॉपर सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, ना ही ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहे हैं, दे डू नॉट कैरी आउट बायोकेमिकल रिएक्शन ऑन देयर ओन, ये अपने आप से बायोकेमिकल रिएक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंटली रिप्रोडक्शन भी नहीं कर रहे हैं, इनको होस्ट सेल चाहिए। अगर यहाँ वायरस पड़ा है, इसके पास कोई होस्ट सेल नहीं है, ये कुछ नहीं करेगा, ये डेड है। ठीक है, नो ग्रोथ, दे डू नॉट ग्रो, दे आर असेंबल्ड इनसाइड अ होस्ट। तो ये अपने आप में ग्रो नहीं कर रहा, होस्ट मिलेगा तभी ये कुछ करेगा। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं इसको कि ये बॉर्डर लाइन पे है, ना तो आप कह सकते हैं कि नॉन लिविंग है, ना तो आप कह सकते हैं कि लिविंग है। तो अब समझते हैं जो आउटसाइड अ होस्ट, अगर होस्ट से बाहर है तो नॉन लिविंग है, इनर्ट पार्टिकल्स। ठीक है, अगर होस्ट के अंदर है तो ये लिविंग है, यहाँ पे एक्टिव रेप्लिकेशन ये करेगा। ठीक है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन रखते हैं वायरसेस को, बॉर्डर लाइन ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ। अब होस्ट के बारे में समझ लेते हैं। आई होप कि सबको होस्ट समझ में आ ही गया होगा, पर सिंपली देख लेते हैं कि होस्ट हम क्या कह रहे हैं, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल दैट अ वायरस इन्फेक्ट्स एंड यूजेस टू रिप्रोड्यूस, कि कोई भी सेल है, ठीक है, कोई भी सेल या ऑर्गेनिज्म है जिसको क्या कर रहा है, सपोज यहाँ वायरस है और ये इस सेल के अंदर आके यहाँ पे इसको इन्फेक्ट कर रहा है या इसको यूज़ कर रहा है रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो ये बेसिकली क्या हो गया, होस्ट हो गया, जो कि इस वायरस को एंटरटेन कर रहा है।
ठीक है। तो होस्ट सेल्स क्या हो गया, द स्पेसिफिक सेल्स दैट अ वायरस टारगेट्स इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म। अब हमने देख लिया कि ये पूरा का पूरा ये होस्ट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है ये होस्ट है। अब होस्ट सेल क्या हो गया कि अब ये होस्ट के अंदर गया और इसके किसी एक सेल को जाकर के टारगेट कर रहा है और इसी के अंदर ये फंक्शन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो ये होस्ट सेल हो गया। ठीक है, जैसे कोविड-19 वायरस का अगर हम देखें SARS-CoV-2, तो ये क्या इन्फेक्ट कर रहा था, ह्यूमन लंग सेल को इन्फेक्ट कर रहा था। तो इसके लिए होस्ट क्या था, ठीक है, होस्ट ह्यूमन था। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर जाकर ये सब कुछ कर रहा है और होस्ट सेल कौन था, ह्यूमन का जो लंग है, लंग का सेल्स हो गया होस्ट सेल्स। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब समझते हैं हम कि वाई दे रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट सेल, कि वो होस्ट सेल के अंदर जाकर ही रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। तो वायरस का फीचर समझ लेते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जेनेटिक मटेरियल है इसके पास, या तो डीएनए और आरएनए, लेकिन दोनों नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि डीएनए भी आरएनए है। ठीक है, डीएनए या तो आरएनए होगा और फिर प्रोटीन कोट भी रहता है कैप्सिड, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है इनके जेनेटिक मटेरियल को, रिप्रोडक्शन करता है होस्ट सेल के अंदर जाके, और कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको खुद का जब सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है तो इसको तो कोई सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स ये सब तो चाहिए होगा, इसलिए ये होस्ट सेल के अंदर जाता है। अब हम इस प्रोसेस को समझ लेते हैं कि हमने जो कहा कि जो सेंट्रल डॉगमा है डीएनए से आरएनए बनना, तो इसका एक्सेप्शन है, कैसे है, क्या है, समझते हैं। आरएनए से डीएनए बन रहा है, ठीक है, तो जो रेट्रोवायरस है, जो हमने कहा कि ये क्या है, एक्सेप्शन है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि HIV। ठीक है, फिर आरएनए क्या करते हैं, आरएनए का रेप्लिकेशन होता है, आरएनए से आरएनए बन रहा है। सम आरएनए वायरस रेप्लिकेट विदाउट डीएनए, और कुछ तो ऐसे वायरस हैं जिसको फिर आरएनए से डीएनए नहीं बनाना है। ठीक है, जैसे कि आरएनए से डीएनए बना, डीएनए से फिर आरएनए बना, फिर प्रोटीन बना। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, आरएनए वायरस है वो आरएनए ही बना रहा है। ठीक है, सम आरएनए वायरस रेप्लिकेट विदाउट डीएनए, बिना डीएनए के आरएनए टू आरएनए बना रहा है, जैसे इन्फ्लुएंजा या SARS-CoV-2। ठीक है, वायरस, इसीलिए ये क्या हो रहा था, इतना ज़्यादा फैल पा रहा था, क्योंकि यहाँ डीएनए तो बनाना नहीं है, तो प्रोसेस क्या हो गया, रैपिड हो गया। ठीक है, तो आरएनए वायरस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं डीएनए। मोस्ट केसेस में यही होता है कि जो आरएनए वायरस है वो डीएनए में दोबारा कन्वर्ट नहीं होते, वो डीएनए वाले प्रोसेस को स्किप कर देते हैं, इससे फास्टर और मोर एडेप्टेबल हो पाता है। इसीलिए हमने देखा कि कोविड-19 जो है इतना ज़्यादा फैल रहा था। देखते हैं प्रायंस। ठीक है, प्रायंस का क्या मतलब है कि प्रोटीन से प्रोटीन बन रहा है, नॉर्मल प्रोटीन से एबनॉर्मल प्रोटीन बन रहा है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि अगर प्रोटीन इन्फेक्शियस है तो इससे मिसफोल्डिंग हो सकता है, तो जो है तो इसकी वजह से कुछ डिजीज हो सकता है, जैसे कि मैड काउ डिजीज या CJD। ठीक है, अब समझते हैं नॉन कोडिंग RNAs। ठीक है, नॉन कोडिंग RNA, तो कुछ ऐसे RNA हैं जो डू नॉट मेक प्रोटीन बट रेगुलेट फंक्शंस। तो जैसे कुछ ऐसे RNAs हैं जो कोड नहीं करते प्रोटीन के लिए, वो सिर्फ क्या करते हैं, फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। जैसे tRNA है, rRNA है, miRNA है, siRNA है, ये ऐसे RNA हैं जो नॉन कोडिंग RNAs हैं, मतलब ये कोड नहीं करते प्रोटीन के लिए। देन एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो ये क्या है, चेंजेस जीन एक्सप्रेशन विदाउट ऑल्टरिंग डीएनए सीक्वेंस। तो जब एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस की बात हम कर रहे हैं तो ये ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं कि यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस को ऑल्टर हम नहीं कर रहे हैं, डीएनए को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीन का एक्सप्रेशन चेंज होता है, जैसे एक्स क्रोमोजोम इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि जीन एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, लेकिन डीएनए के साथ कुछ ऑल्टर नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्रोटीन से प्रोटीन बन रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फेक्शियस प्रोटीन की वजह से मिसफोल्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी जीन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं कि जैसे हमने देखा कि हर जो है RNA, जैसे कि हमने देखा कि कुछ RNA हैं जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं होते हैं, प्रोटीन नहीं बनाते हैं, उसी तरीके से नॉट ऑल DNA कोड्स फॉर प्रोटीन। सारे DNA ऐसा नहीं है कि प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, तो ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ DNA एक्चुअली कोड्स फॉर प्रोटीन। तो जो हमने देखा कि DNA से क्या बन रहा है, RNA, और RNA से क्या बन रहा है, प्रोटीन। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, तो लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो सारा का सारा DNA ये काम नहीं कर रहे हैं।
कुछ ही ऐसे डीएनए हैं जो प्रोटीन के लिए कोड हो रहे हैं और बाद बाकी जितने रेस्ट अदर हैं उनका अलग फंक्शन है। तो कोडिंग डीएनए का क्या मतलब है, जिसमें ऐसे जीन होते हैं जो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, मतलब प्रोटीन बनाते हैं। और ये ऐसे डीएनए सिर्फ कितना है, 1 to 2% ऑफ ह्यूमन डीएनए, मतलब मैक्सिमम जो डीएनए है ना वो कोड नहीं करते, नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं, ये कोड नहीं करते प्रोटीन के लिए। और ये जो है 98 to 99% ऑफ ह्यूमन डीएनए है। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझना है कि ये जो बेसिक फंक्शन हम देख रहे हैं कि ये करना होता है, तो ये कुछ ही 1 to 2% ऑफ ह्यूमन डीएनए ही ये काम करते हैं, बाद बाकी सारे क्या है, नॉन कोडिंग डीएनए हैं। ठीक है, तो अब जीन और उसका फंक्शन हम काफ़ी बार देख चुके हैं, अब फिर एक बार देख लेते हैं कि जीन क्या है, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर फंक्शनल मॉलिक्यूल। तो हम जीन किसको कहते हैं, जो सेगमेंट है डीएनए का उसी को हम जो है जीन कहते हैं। ठीक है, डीएनए का पार्ट। देन सम जीन्स कोड फॉर आरएनए इंस्टेड ऑफ प्रोटीन। तो कुछ जीन जो है ऐसे होते हैं वो आरएनए के लिए कोड करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोटीन, जैसे कि टीआरएनए, आरआरएनए एंड माइक्रो आरएनए। ये हमने देखा कि ये प्रोटीन नहीं बनाते हैं। ठीक है, देन कोडिंग रीजन्स जो होते हैं जहाँ पे कोडिंग होती है उन सारे जगहों को हम क्या कहते हैं, एक्सोन्स कहते हैं, पार्ट ऑफ जीन दैट आर ट्रांसलेटेड इन प्रोटीन। मतलब बेसिकली कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है और ये कोडिंग रीजन क्या है, एक्सोन्स है। और इंट्रॉन्स किसको कहते हैं, जो नॉन कोडिंग पार्ट है जहाँ पे कि प्रोटीन नहीं बन रहा है। ठीक है, उसको हम नॉन कोडिंग पार्ट कहते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट्स विद इन जीन दैट आर रिमूव्ड ड्यूरिंग एमआरएनए प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इंटेरॉन्स समझते हैं। सो ये अगर हम क्रोमोजोम देखें तो क्रोमोजोम का ये पार्ट है टीलोमेयर, क्रोमोजोम का ये होता है पी आर्म। ठीक है, ये क्रोमेटिड्स होता है। देन ये सेंट्रोमेयर होता है। ठीक है, सेंटर में है सेंट्रोमेयर, ये क्रोमोजोम का क्यू आर्म है। और ये क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है। तो एक क्रोमोजोम कैसा दिख रहा है, इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, जो कोडिंग रीजन है वो एक्सोन है और जो नॉन कोडिंग है, जो कोड नहीं करता है, वो इंटेरॉन्स है। ठीक है, अब कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो कोडिंग डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए, तो जो कोडिंग डीएनए है जो कोड कर रहा है, तो हमने क्या देखा कि 1 to 3% या 1 to 2% है, और जो नॉन कोडिंग है वही ज़्यादा है, जो कि कोड नहीं कर रहा प्रोटीन के लिए। ठीक है, ये प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है और ये जीन रेगुलेशन को परफॉर्म कर रहा है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा एक्सॉन्स है, और जो नॉन कोडिंग पार्ट है वो है इंटेरॉन्स। ठीक है, ट्रांसपोसोन्स, नॉन कोडिंग आरएनएज। ठीक है, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस एंड रिपीटेटिव सीक्वेंसेस यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। देन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है ये, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अब ट्रांसक्रिप्शन यहाँ क्यों होगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए देन प्रोटीन। अब यहाँ पे ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा क्यों यहाँ पे, तो इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा और ये नहीं कर सकता है क्योंकि ये प्रोटीन बना ही नहीं रहा है। ठीक है, और ये डिसाइड करेगा कि किस टाइप का प्रोटीन होगा, और ये डिसाइड करेगा द अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये याद रखना है कि किस टाइप का प्रोटीन डिसाइड अ टाइप ऑफ प्रोटीन, और ये अमाउंट को डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर आ जाए कि क्या जो नॉन कोडिंग ठीक है डीएनए है वो प्रोटीन को के अमाउंट को डिसाइड करेगा या नहीं, तो इसको कट नहीं करना है, डिसाइड करेगा। ठीक है, ये कहाँ लोकेट होता है, क्रोमोजोमल आर्म्स में। ठीक है, क्रोमोजोम के आर्म में लोकेटेड होता है, और ये लोकेटेड होता है टीलोमेयर्स में और सेंट्रोमेयर्स में। ठीक है, तो जो हम कहेंगे जो कोड कर रहा है बेसिकली वो कहाँ मिलेगा, क्रोमोजोम के आर्म में मिलेगा, और ये होगा टीलोमेयर्स में और सेंट्रोमेयर्स में। जहाँ पे कि हमने क्रोमोजोम्स देखा था तो ये टीलोमेयर हो गया और ये सेंट्रोमेयर हो गया, तो इसी सब जगह में हमें भी नॉन कोडिंग पार्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये जो है आर्म है, जैसे पी आर्म है, क्यू आर्म है। ठीक है, तो ये सब क्या है, यहाँ पे कोडिंग हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट विल बी मोर सिमिलर बिटवीन टू ह्यूमंस। तो दो ह्यूमन के बीच में, अगर दो इंसान हैं तो इसके बीच में क्या ज़्यादा सिमिलर होगा। ठीक है, तो जीन्स हाईली सिमिलर होता है, 99% जो है ये क्या होता है, आइडेंटिकल होता है बिटवीन ह्यूमंस। ठीक है, और जो कोडिंग रीजन है ऑल्सो वेरी सिमिलर सिंस दे डिटरमाइन एसेंशियल प्रोटीन्स, क्योंकि कोडिंग रीजन्स भी जो है ना ये भी सिमिलर होगा क्योंकि इसका काम क्या है, प्रोटीन बनाना। और जो नॉन कोडिंग रीजन है यही वेरिएबल होगा ज़्यादा, यही अलग होगा हर इंसान का। क्यों होगा, कोडिंग रीजन से ज़्यादा ये अलग होगा।
और इसी को इसीलिए यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कि आइडेंटिफिकेशन किया जा सके ह्यूमन का, ठीक है। तो नॉन कोडिंग रीजन ज़्यादा वेरिएबल होता है, क्योंकि कोडिंग रीजन का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, और जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन वगैरह को कौन देखता है, नॉन कोडिंग रीजन देखता है। अब देखते हैं यूज़ ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए। नॉन कोडिंग डीएनए का क्या यूज़ है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसका इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन, ठीक है, कंट्रोल करता है व्हेन एंड हाउ जीन्स आर टर्न ऑन एंड ऑफ, कि कब जीन को टर्न ऑन करना है, कब ऑफ करना है, ठीक है, मतलब कब जीन को बढ़ाना है, कब उसको साइलेंस कर देना है, नॉन कोडिंग डीएनए करता है। स्ट्रक्चर में इसका रोल है, मेंटेन करता है क्रोमोसोम का के स्टेबिलिटी में, और ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, जैसे कि टीलोमेयर्स और सेंट्रोमेयर्स, इसका क्या काम है, स्ट्रक्चरल रोल है। देन नॉन कोडिंग आरएनए प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो कुछ नॉन कोडिंग डीएनए हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फंक्शनल आरएनएज, जैसे आरआरएनएज, टीआरएनएज, माइक्रो आरएनएज। देन एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, मतलब अगर हम देखें तो सम रीजन्स आर रेमनेंट्स ऑफ एंशिएंट जीन्स, कि कुछ जो रीजन है वो हम कह सकते हैं कि जो एंशिएंट जीन था उसी का बचा हुआ कुछ है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्यूडो जीन्स, और वायरल डीएनए इंसर्शंस। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में नॉन कोडिंग रीजन का सबसे ज़्यादा नॉन कोडिंग डीएनए का यूज़ होता है, ठीक है। ये जो नॉन कोडिंग रीजन से ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वेरी करता है मोर बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है, इसीलिए फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन में ये नॉन कोडिंग पार्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वेरी करता है हर इंडिविजुअल का, ठीक है। और ये जो है हमने कहा कि इंश्योर करता है जीनोमिक स्टेबिलिटी। तो कैसे ये जीनोमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, म्यूटेशन बफर, ठीक है, देन डीएनए फोल्डिंग एंड ट्रांसपोजोन्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब जो टीलोमेयर्स है तो ये प्रिवेंट करता है डिग्रेडेशन को, और जो सेंट्रोमेयर्स है यहाँ पे होता है डिवीजन, ठीक है, हेल्प डिवीजन। देन म्यूटेशन बफर ये रिड्यूस करता है हार्मफुल इफेक्ट ऑन कोडिंग जीन्स। देन डीएनए फोल्डिंग्स तो हेल्प्स इन क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमने देखा कि क्रोमेटिन में क्या होता है, डीएनए फोल्डिंग होकर के रहता है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। देन ट्रांसपोजोन्स ये रेगुलेट करता है जीन और जीनोम स्टेबिलिटी को, और ये प्रोटेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है डीएनए को इवन विदाउट कोडिंग फॉर प्रोटीन, बिना कोड हुए भी ये सारा फंक्शन कर रहा होता है। तो नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए वेरी करता है हर इंडिविजुअल के बीच में, और ये वेरिएबिलिटी को इसीलिए हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे यूनिक पैटर्न्स ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, मतलब एसटीआर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जो कि फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन में, पैटर्निटी टेस्टिंग में, एंसेस्ट्री एनालिसिस में इसमें हेल्प करता है, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन कोडिंग रीजन जो है ये म्यूटेट करता है मोर फ्रीली, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि दे सर्व एज ए जेनेटिक बार कोड फॉर ईच पर्सन, कि हर पर्सन का क्या है, एक जेनेटिक ये बार कोड है, ये पहचान है, ठीक है। देन डीएनए पैटर्निटी टेस्टिंग जो हम करते हैं, ठीक है, वो कैसे होता है, तो यहाँ पे होता सबसे पहले जो डीएनए होता है चाइल्ड से, मदर से, और जो कहा जा रहा है कि ये फादर होंगे या एलिज्ड फादर से, ठीक है, उनसे लिया जाता है, ठीक है, बकल स्वाब या ब्लड से लिया जाता है। देन डीएनए को एनालाइज किया जाता है, इसको कंपेयर किया जाता है, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स जो डीएनए में शॉर्ट टेंडम रिपीट्स प्रेजेंट होता है उसको देखा जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। मैचिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे मैच किया जाता है, तो जो भी चाइल्ड है तो उसको हाफ ऑफ द डीएनए मदर से मिलेगा और हाफ ऑफ द डीएनए फादर से मिलेगा, और चाइल्ड का जो एसटीआर होगा, ठीक है, उसको कंपेयर किया जाएगा जो एलिज्ड फादर का डीएनए है उसके साथ, ठीक है। देन चाइल्ड्स डीएनए शुड मैच 50% विद बायोलॉजिकल फादर, तो एटलीस्ट जो है चाइल्ड का डीएनए कितना मैच होना चाहिए, 50% बायोलॉजिकल फादर से मैच होना चाहिए। अगर 99% मैच हो गया तो कंफर्म्ड फादर, ठीक है, जो हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है यही फादर है। अगर मैच नहीं हुआ, नो मैच 0%, नॉट द फादर, तो ये हाईली एक्यूरेट है, ठीक है, 99.9% एक्यूरेट प्रोसेस है। तो इसको यूज़ किया जाता है लीगल केसेस में, या इनहेरिटेंस का डिस्प्यूट है तो उसमें पैटर्निटी टेस्टिंग किया जाता है कि फादर है या नहीं है। इस टाइप से अगर प्रॉब्लम कुछ देखने के लिए मिलता है तो इसी तरीके से डीएनए टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो डीएनए पैटर्निटी टेस्टिंग में हम कौन सा पार्ट को एनालाइज करते हैं, क्या कोडिंग पार्ट को या नॉन कोडिंग पार्ट को, तो नॉन कोडिंग पार्ट को, क्योंकि नॉन कोडिंग पार्ट ही बेसिकली जीन रेगुलेशन
में, एक्सप्रेशन में, इन सारी चीज़ों को देखता है और ये वेरी करता है, ठीक है। कोडिंग प्रोटीन मोर और लेस सेम होता है और नॉन कोडिंग पार्ट वेरिएबल होता है, अलग होता है, ठीक है। तो ये अब आई होप कि समझ में आ गया होगा और हमने जितने भी बेसिक चीज़ें हैं अब तक हम कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डार्क डीएनए क्या है, ठीक है। तो डार्क डीएनए रेफर्स टू जेनोमिक रीजन्स दैट आर डिफिकल्ट टू सीक्वेंस और इंटरप्रेट, कि ऐसा रीजन जिसको सीक्वेंस करना और इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है, ठीक है। जो यूजिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंसिंग टेक्निक है उससे हम समझ नहीं पाते हैं, डिफ़िकल्ट है, ठीक है, इंटरप्रेट करना। तो डार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ म्यूटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस देखा जाता है और स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसको जो है अर्लियर क्या कहा जाता था कि ये जंक डीएनए है, इसका कोई जो है फ़ायदा नहीं है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन करंट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि नहीं, ये जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन में हेल्प करता है, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। प्रिसाइज फंक्शन आर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, और सारी चीज़ें अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो जंक डीएनए जो है ये यूजलेस डीएनए नहीं है, ये भी यूजफुल डीएनए है जीन रेगुलेशन में, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन में और स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन में। अब समझते हैं डिफरेंस क्या है एडिनोवायरस में और रेट्रोवायरस में, ठीक है। तो टाइप देखते हैं, वायरस टाइप, एडिनोवायरस और रेट्रोवायरस का। तो सबसे पहले जीनोम क्या है इसका, एडिनोवायरस में क्या है डीएनए और इसमें क्या है आरएनए। रेट्रोवायरस में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। एडिनोवायरस में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है, ये पूछा जा चुका है। देन इन्वेलप अगर देखें तो जो एडिनोवायरस है ये नॉन इन्वेलप्ड है और जो रेट्रोवायरस है ये इन्वेलप्ड है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि अब ये एडिनोवायरस एंटर कैसे करता है, इंटर थ्रू इंडोसाइटिस के थ्रू ये एंटर करता है। डीएनए रेप्लिकेट करता है न्यूक्लियस में विदाउट इंटीग्रेशन इनटू द होस्ट जीनोम, कि होस्ट जीनोम में इंटीग्रेशन हुए बिना ये कहाँ पे रेप्लिकेट करता है, न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करता है। और जो रेट्रोवायरस है यहाँ पे क्या होता है, आरएनए कन्वर्टेड इनटू डीएनए वाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पे आरएनए क्या करता है, डीएनए में कन्वर्ट होता है और ये इंटीग्रेट करता है, होस्ट जीनोम के अंदर जाकर इंटीग्रेट करता है। और हमने यहाँ पे देखा ये रेप्लिकेट कहाँ कर रहा है, न्यूक्लियस में कर रहा है, ठीक है। देन रेप्लिकेशन साइट अगर देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ इंटीग्रेट नहीं कर रहा है होस्ट जीनोम के अंदर, ठीक है, और ये इंटीग्रेट कर रहा है होस्ट जीनोम के अंदर जाके। की एंजाइम्स अगर देखें तो यहाँ पे कोई ऐसा की एंजाइम्स नहीं है, डायरेक्ट डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, डीएनए ही यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है। और यहाँ एंजाइम यूज़ हो रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रिएज, ठीक है। एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन देखते हैं कि किस में क्या इन्फेक्शन होगा। तो जो एडिनोवायरस है, ठीक है, यहाँ पे एक्यूट या शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन होगा, लेकिन जो रेट्रोवायरस है ये लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन एडिनोवायरस हो गया इसमें, ठीक है, एडिनोवेक्टर्स, और यहाँ पे HIV और HTLV, ठीक